एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आइसू और हाइरा गाड़ी के अंदर होते, तभी गाड़ी जंप करते हुए सीधे पानी में जा गिरती है और एक जोरदार धमाका हो जाता है। क्योंजिन और जुन योंग तुरंत भागकर इनके पास पहुंचते और पूछते कि क्या तुम दोनों ठीक हो। तभी हाइरा को पता चलता है कि पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। वो जुन योंग को चाबी देती है और कहती है कि आइसी को किसी सेफ जगह पर ले जाओ। जुन योंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वहीं दूसरी तरफ टेग्यून चानगुन से बात कर रहा होता है। चानगुन उसे बताता है कि पुलिस की गाड़ी के साथ क्या हुआ, उस गाड़ी में बम लगाया गया था। तभी चानगुन कहता है कि प्रेस वाले बाहर आ चुके और आपका वेट कर रहे, इसलिए आपको वहां चलना होगा। लेकिन टेग्यून साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, तुम जाकर उन्हें हैंडल करो। बाद में चानगुन ऐसा ही करता और मीडिया के सामने पहुंच जाता है। मीडिया वाले उससे कई सवाल करने लगते कि आखिर ये सब किसने किया होगा, क्या कोई आइसू को मारने की कोशिश कर रहा है और आखिर वो कौन है। लेकिन चानगुन साफ कह देता है कि इस टाइम हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। इसके बाद आइसू को एक घर के पास लेकर आते। वो पूछता है कि ये घर किसका है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। फिर उसे घर के अंदर लाया जाता है, जहाँ उसकी नजर कुछ फोटोज और मेडल पर पड़ती है। इन्हें देखकर आइसू समझ जाता है कि ये घर हाइरा का है। आइसू कहता है कि इससे अच्छा तो मैं किसी होटल में जाकर रह लूंगा और वहां से जाने लगता है। लेकिन इसे रोक लिया जाता है और समझाया जाता है कि हाइरा ने अपना घर तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, वो तुम्हारी चिंता कर रही है और तुम्हारी देखभाल करना चाहती है, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। काफी समझाने के बाद आखिरकार आइसू उनकी बात मान लेता है। बाद में आइसू बेडरूम में आता है। वहां उसकी नजर एक छोटे से टेडी बेयर पर पड़ती है और कहने लगता है कि क्या इस डेविल को ये भी पसंद है। फिर वो उस छोटे से टेडी बेयर को लेकर नीचे ही सोने की तैयारी करने लगता है। क्योंजिन उसे देखकर पूछता है कि तुम बेड पर क्यों नहीं सो रहे हो, लेकिन आइसू कह देता है कि मैं किसी और के बेड पर नहीं सोता। इसके बाद वो ब्लैंकेट उड़ा देता है और बाहर चला जाता है। जुन योंग क्योंजिन से कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ, मैं यहाँ पर आइसू को हैंडल कर लूंगा। तभी जुन योंग देखता है कि उसके पास जीवॉन ने कॉल किया था, इसलिए वो तुरंत उसे वापस कॉल करता है। जीवॉन फोन पर पूछते कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। जुन योंग उसे समझाता है कि चिंता मत करो, आइसू बिल्कुल ठीक है। लेकिन जीवॉन कहती है कि मैं आइसू के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ कि क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। जुन योंग उसे भरोसा दिलाता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पुलिस पूरी घटना से जुड़ी फुटेज की जांच कर रही होती है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सस्पिशियस नजर नहीं आता। तभी क्योंजिन हाइरा से बात करता है और गियोंग टे के बारे में पूछता है कि क्या वो अभी भी अपने घर पर है। हाइरा को याद आता है कि उसके आदमी पहले से ही गियोंग टे के घर के बाहर मौजूद है और उस पर नजर रख रहे। इसी बीच आइसू के पास एक मैसेज आता है। मैसेज के साथ एक फोटो भी होती है जिसमें जियोंग हुन को बांध कर रखा गया होता है। साथ ही उसे धमकी भी दी जाती है कि तुम अकेले यहाँ आओ, तुम्हें लोकेशन पहले से ही पता है और अगर तुमने पुलिस को इसके बारे में बताया तो मैं इसे मार डालूंगा। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जुन योंग की नींद खुल जाती है। वो आइसू को देखने के लिए अंदर आता है। स्टार्टिंग में उसे लगता है कि आइसू अपने बेड पर ही सो रहा है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो तो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। जुन योंग वॉशरूम में चला जाता है और आइसू इसी मौके का फायदा उठाता है। वो चाबी उठाता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। फिर गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद आइसू डैश कैम की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, अगर मैं मर जाता हूँ तो इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं होगा। तुम लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। अगली सुबह जुन योंग आइसू को देखने के लिए आता है। पहले उसे लगता है कि आइसू यहीं पर होगा, लेकिन जब वो ब्लैंकेट उठाता है तो उसे पता चलता है कि आइसू वहां से जा चुका है। वो तुरंत आइसू को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन आइसू उसका फोन रिसीव नहीं करता। इसके बाद जुन योंग क्योंजिन को कॉल करता है और बताता है कि आइसू गायब हो गया है। तभी हाइरा क्योंजिन से कहती है कि मैं खुद आइसू को ढूंढने जा रही हूँ, तुम सिक्योरिटी रूम में जाओ और मुझे पता करके बताओ कि वो आखिर किस तरफ गया है। बाद में देखते कि क्योंजिन ऐसा ही करता है। आइसू की गाड़ी को ट्रैक करता है और हाइरा को बता देता है कि वो अपने डैड के घर गया है। हम देखते हैं कि जैसे ही आइसू दरवाजा खोलता है तभी हियोन वो भी वहां पहुंच जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हियोन वो उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि उसकी मॉम को बांध कर रखा गया है।
उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी मॉम को मार दिया जाएगा। तभी फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि तुम दोनों साथ में अंदर आ सकते हैं। इसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। आइसू आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगता है जबकि हियोन वो वीडियो बनाने लगता है। लेकिन तभी हियोन वो को एक बम दिखाई देता है और वो जोर से चिल्लाता है। आइसू भी बम को देख लेता है और पता चलता है कि इसमें टाइमर लगा हुआ है। आइसू को पहले से पता है कि यहाँ एक बंकर मौजूद है, इसलिए वो उसे खोलता है और दोनों नीचे चले जाते हैं। नीचे पहुंचने पर उन्हें कई सारे कैमरास दिखाई देते हैं। आइसू उन सभी को चेक करने लगता है लेकिन ऊपर रखा बम फटता ही नहीं। तब उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक मजाक था। हियोन वो भी वहाँ की सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसकी नजर एक और बम पर पड़ती है और वो चिल्लाने लगता है। आइसू उसे देखने के लिए आता है लेकिन अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि हायरा बाइक से वहां पहुंचती है और जैसे ही वो घर के अंदर आती है अचानक एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। हायरा बंकर के पास पहुंचकर उसे देखने लगती है और फिर नीचे आती है। वो आइसू को आवाज देती है। तभी आइसू बाहर आता है। उसे देखकर हायरा पूछते कि हियोन वो यहाँ क्या कर रहा है। आइसू जवाब देता है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। तभी उन्हें पास में एक छोटा सा कुआं भी दिखाई देता है और जन योंग भी वहां पहुंच जाता है। वो आइसू को डांटते हुए पूछता है कि तुम अकेले यहाँ क्यों आए थे। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आइसू फोटो दिखाकर बताता है कि वो इसी वजह से यहाँ आया था क्योंकि उसे कहा गया था कि उसे यहाँ अकेला ही आना होगा। लेकिन तभी जियोंग हुन भी वहां आ जाता है। आइसू उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जियोंग हुन कहता है कि हाँ, लेकिन फिर पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जियोंग हुन बताता है कि उसने क्यों जिन को कॉल किया था और उसी ने उसे इन सब चीजों के बारे में बताया। अब आइसू को समझ में आता है कि ये डीप फेक का यूज करके ये फोटो बनाई थी। इसके बाद हियोन वू से कहा जाता है कि वो अपनी मॉम को फोन करे। वो तुरंत अपनी मॉम को कॉल करता है और पता चलता है कि उसकी मॉम भी बिल्कुल ठीक है। हायरा आइसू से कहती है कि तुमने बताया था कि वो तुम्हें देख रहा था। इसके बाद सभी वहां से बाहर निकल आते लेकिन तभी पता चलता है कि पास में एक लड़का मौजूद था जो कैमरा के जरिए इन सब पर नजर रख रहा था। अगले सीन में हायरा चांगुन से बात करती है और बताती है कि हमने आइसू को कहीं पर ट्रांसफर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि आइसू जियोंग हुन के साथ रह रहा है। वो शावर लेकर बाहर आता है और कुछ मेडिसिन को देखता है। फिर जियोंग हुन से पूछता है कि क्या तुम बीमार हो, लेकिन जियोंग हुन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे थोड़ी सी परेशानी है। आइसू कहता है कि आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। इसके बाद हम हायरा की टीम को देखते हैं जो इसी बात पर चर्चा कर रही होती है कि आखिर कोई पुलिस की गाड़ी में बम कैसे लगा सकता है। बाद में हायरा को याद आता है कि जब वो पहली साइट पर बम देखने के लिए गए थे तब वो गाड़ी लेकर वहां पहुंचे थे, इसलिए शायद उसी टाइम किसी ने गाड़ी में बम लगा दिया होगा। वो अपनी टीम से कहती है कि वहां की फुटेज निकाल कर लाओ। वहीं आइसू दोबारा बम से जुड़े उन सभी सीन को याद करने लगता है और तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जियोंग हुन उसके लिए पानी लेकर आता और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। आइसू कहता है कि एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। इसके बाद वो बंकर के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि हमारे घर में वो बंकर है ना। जियोंग हुन बताता है कि उसे ये बात पहले से पता थी। आइसू कहने लगता है कि बम फटने की वजह से वहां गड्ढा हो गया था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो गड्ढा तो वहां पहले से ही मौजूद था और अब उसके मन में इस पूरी घटना को लेकर एक बड़ा सा डाउट पैदा होने लगता है। वहीं हायरा को देखते जो अपनी टीम के साथ बात कर रही होती है। तभी जुनयोंग फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर वहां पहुंचता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि बम पर किसी के फिंगरप्रिंट मिले और वो हियोन सूक के है। इसके बाद हायरा पार्किंग की वीडियो फुटेज देखने लगती है जहां हियोन वो अपनी गाड़ी पार्क करता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी वहां आता है और पुलिस की गाड़ी के साथ कुछ करने लगता है। हालांकि उसे ठीक से देख पाना मुश्किल होता है क्योंकि हियोन वो ने अपनी गाड़ी बीच में खड़ी कर दी थी। इस बात पर हायरा को डाउट होने लगता है, इसलिए वो जेयुन को कॉल करके बताती है क्या आइसू को कास्ट करने के आइडिया हियोन वो का था। जेयुन भी हाँ भरते हुए कहती है कि हियोन वो ने खुद बताया था कि वो उसका फैन है। इसके बाद हायरा पुलिस वाले को फोन करती है और पूछती है कि क्या हियोन वो अपने कमरे के अंदर है। पुलिस वाला चेक करने के लिए जाता है लेकिन वहाँ हियोन वो नहीं मिलता। हायरा अपनी बाइक निकालती है और कहीं जाने लगती है। फिर वो जुनयोंग को कॉल करती है जिसने उससे पहले ही बता दिया था कि यहाँ हियोन वो नहीं है। हायरी कहती है ठीक है, तुम आइसू के पुराने घर पर आओ, हम वहीं मिलेंगे। अब हम आइसू को देखते जो रेडी होकर अपने पुराने घर के पास पहुंचता है, लेकिन तभी हायरा भी वहां आ जाती
जाती है। उसे देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आइसू कहता है कि वो जितना भी सोच रहा है बम अंदर नहीं जा सकता था जब तक हियोन वू ने उसकी मदद ना की हो। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में वो सीन दिखाया जाता है जब आइसू हियोन वू के साथ घर के अंदर आया था। जब आइसू किसी चीज को देख रहा होता है तभी हियोन वू वहाँ एक बम लगा देता है। फिर अचानक चिल्ला कर बताता है कि यहाँ एक बम है और उसे बंकर के अंदर ले आता है। इसके बाद हियोन वू वहाँ भी एक बम लगा देता है। प्रेजेंट में आइसो हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी हायरा बताती है कि बम पर जो फिंगरप्रिंट मिले वो हियोन वू के भाई हियोन सुक के। लगभग 30 साल पहले ये घर उन्हीं का हुआ करता था। वो लोग बहुत अमीर थे लेकिन बाद में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे उनकी सारी दौलत खत्म होती चली गई। इसलिए उन्होंने ये घर तुम्हारे डैड को बेच दिया था, लेकिन अब वो दोबारा इस घर को हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इसके पीछे की रीजन अभी पता नहीं चली है। आइसू कहता है कि इसका असली कारण तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद दोनों बंकर के अंदर जाते हैं जहां बताया जाता है कि इस बंकर को सिर्फ आइसू ही खोल सकता है और कोई दूसरा इसे खोल नहीं सकता। लेकिन तभी दोनों को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। नीचे जाकर देखते हैं तो दोनों भाई वहां कुछ खोद रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बॉक्स मिलता है और वो उसे बाहर निकाल लेते हैं। आइसू और हायरा तुरंत छिप जाते हैं। जैसे ही हियोन वो ऊपर आता है आइसू उसके सामने आ जाता है। वो हियोन वो को ऊपर खींच लेता है और उसके दूसरे भाई को भी बाहर आने के लिए कहता है। तभी वहां दूसरे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद उस बॉक्स को बाहर निकाला जाता है। आइसू उसे चेक करता है कि आखिर इसके अंदर क्या है, लेकिन हमें इस टाइम बॉक्स के अंदर की चीज नहीं दिखाई जाती। बाद में दोनों भाइयों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है जहां वो आखिरकार पूरी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि जब उनके डैड आखिरी समय में थे तब उन्होंने इस बॉक्स के बारे में बताया था और कहा था कि इसके अंदर सोना है। उस टाइम उन्होंने अपने डैड की बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन उनके फ्यूनरल के दौरान कई लोगों को उस बॉक्स के बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए उन्होंने बॉक्स को ढूंढने का फैसला किया। आइसू उनसे पूछता है कि क्या इसी वजह से उन्होंने कई बार आइसू को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हियोन वो कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। हियोन वो आगे कहता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सच्चाई बता दी है, तो क्या आइसू कम से कम ये नहीं बता सकता कि बॉक्स के अंदर है क्या। जब उन्हें पता चलता है कि बॉक्स में सोना है तो दोनों भाई बेहद खुश हो जाते हैं। वो पूछते कि अगर ये उनका है तो क्या वो सिर्फ एक झलक देख सकते हैं। आइसू और हायरा एक दूसरे को देखते और कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। इसके बाद बॉक्स उनके सामने लाया जाता है। दोनों भाई काफी एक्साइटेड से उसके अंदर देखते हैं, लेकिन वहाँ सोने की जगह कुछ और ही होता है। ये बात हमें बाद में दिखाई जाती है जब आइसू की वीडियो चल रही होती है और वो बॉक्स खोलता है। बॉक्स के अंदर एक फोटो होती है जो दोनों भाइयों के ग्रैंडफादर की होती है। बताया जाता है कि उनके ग्रैंडफादर ने गलत और गंदे तरीकों से पैसा कमाया था, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। दूसरी तरफ आइसू अपनी इसी वीडियो को देख रहा होता है। वो अपने कलीग से कहता है कि देखो ये शो मैंने बनाया है, बहुत बढ़िया है ना। तभी क्योंजिन और जुनियोंग कहते हैं कि वो अभी बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनकी डेट है। इसके बाद जुनियोंग को रोड पर देखते हैं, तभी जीवोन उसका हाथ पकड़ लेती है। पास में क्योंजिन खड़ा होता है और उन दोनों को साथ जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो खुद से ही कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इधर हायरा भी अपना सामान पैक कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। आइसू भी उसे बाय करता है। हायरा जाते जाते कहती है कि अब कोई और ट्रबल मत पैदा करना। रात में हम देखते हैं कि हायरा छत पर होती है और चांगुन से बात कर रही होती है। वो आइसू के बारे में पूछता है कि उसे देखकर तुम्हें क्या लगता है। हायरा जवाब देती है कि वो काफी स्ट्रेंज और अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अपने जॉब को लेकर बहुत ही सीरियस है। फिर पूछते हैं क्या आपको टीम 1 के लिए टीम लीडर मिल गया है, लेकिन वो मना कर देता है और इसे कुछ कहता भी है। अगले सीन में चांगुन आइसू से बात करता है। आइसू इससे पूछता है कि क्या उसने उसका शो देखा। चांगुन हाँ में जवाब देता है। चांगुन उसे बताता है कि कल तुम्हारे पास एक नया टीम लीडर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हायरा को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो आइसू का शो देख रही थी। सुबह का सीन आता है जहाँ आइसू पूरी तरह रेडी हो चुका होता है। वो अपने कलीग को मास्क पहनाता है क्योंकि टीम में नया लीडर आने वाला होता है और वो इस बात को लेकर बहुत ही खुश होता है। वो पब्लिक के साथ सेल्फी लेता है और उसे अपनी स्टोरी पर पोस्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद एक बाइक पर टीम लीडर
वहाँ पहुँचता है वो अपना हेलमेट उतारता है और तभी पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि हायरा है। हायरा को देखते ही आइसू पूरी तरह शॉक हो जाता है और बाकी कलीग स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद हायरा उसके पास आती है। चानकुन हायरा से कहता है कि तुम्हारी वेलकम के लिए आइसू ने बहुत मेहनत की है। आइसू कहने लगता है कि ये नाइटमेयर होना चाहिए, लेकिन हायरा बताती है कि वो असली है और इससे हैंडशेक करना चाहती है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आइसू अपना हाथ आगे नहीं करता, इसलिए हायरा आइसू का हाथ पकड़ती है और हैंडशेक करवा लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।